नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र वंस अगेन स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन क्रम क्रांति पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्या बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर का डिस्कशन कर रहे थे। 12th का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 1 फरवरी से उसका, तो उस कड़ी का यह तीसरा वीडियो, 2 वीडियो अपलोड है। अगर नहीं देखे तो उसको जा कर के पहले देखिए, फिर इसको देखिए। हिस्ट्री का भी मैंने अपलोड कर दिया था, उसके पूरे मॉडल पेपर को डिटेल से डिस्कशन करके। तो चलिए इस कड़ी को हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग जानते हैं 45 नंबर क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 45 नंबर क्वेश्चन कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो बता दिया था हम लोग कहाँ, हम्पी में। हम्पी कहाँ, कर्नाटक में। इसके बारे में डिटेल बना, किस भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, डिटेल में हम लोग चर्चा कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था, है ना। तो आपको क्वेश्चन 46 क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा है कि विजयनगर आने वाला क्या था, पहला विदेशी यात्री कौन था। तो बताइए आप लोग, आंसर बताओ ऑप्शन में। आप लोग तो पहले भी, इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है। बताइए, थोड़ा सा मैं 1 सेकंड कुछ देर वेट कर लेता हूँ, बाकी आप लोग बता करके दिखाइए। चलिए ठीक है ना। ऑप्शन में ही नहीं है वो। इब्न बतूता, मोरक्को का यात्री जो था इब्न बतूता, आपको क्या है, पहला विदेशी यात्री था जो क्या था, वो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। लेकिन इब्न बतूता नहीं ऑप्शन में, तो आपको उसके बाद क्या आया था, निकोलो कॉन्टी। ये पहला यूरोपियन था जो भारत मतलब विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक भी ये फारसी का, ये फारस यानी कि ईरान का यात्री था, इस्लामी विद्वान था। ये आपको विजयनगर की यात्रा पे आया था देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में आपको। और ये जो निकोलो कॉन्टी था, ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। आपको ऑप्शन में अब्दुल रज्जाक तो बता ही दिया, अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के काल में। निकोलो कॉन्टी जो कि इटली का यात्री था, वो आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। आपको डेमिंगो पेइस दिख रहा है, डेमिंगो पेइस। तो विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे ताकतवर शक्तिशाली शासक थे कौन थे, कृष्णदेव राय, उसके शासनकाल में आया था। फर्नाओ नूनिज है, ये आपको अच्युत राय के टाइम पीरियड में आया था। इसके बारे में आप एक चीज़ है कि यह घोड़ा का व्यापारी था, पुर्तगाल का था, यह घोड़ा का व्यापारी था, इतिहासकार भी था, घोड़ा का व्यापारी था। तो ये सब चीज़ें तो आपको पूछेगा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पे आने वाला पहला व्यक्ति, तो मोरक्को का जो व्यक्ति यात्री था इब्न बतूता, वो था। इसको बाद में मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि जज नियुक्त करता है। खैर उसका चर्चा आगे करेंगे, इसमें नहीं दिया, लेकिन वो नहीं है। तो उसके बाद निकोलो कॉन्टी पहला विदेशी यात्री था इब्न बतूता के बाद, जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पे आया था। ये पहला यूरोपियन भी था। ठीक है, चलिए अब्दुल रज्जाक बताइए, देख क्या ऑन किसके टाइम पीरियड में, डेमिंगो पेइस बता दिया कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में। चलिए, है ना। बहुत सारे विदेशी यात्री अभी जैसे लोग जाते हैं ना अमेरिका घूमने, फ्रांस, जर्मनी, जापान, बहुत सारे अमेरिकन, इंग्लैंड, फ्रांस के लोग भारत घूमने के लिए आते हैं, तो अपने साथ डायरी भी रखते हैं, कुछ लिखते रहते हैं। उसी तरीके से उस टाइम पीरियड में बहुत लोग आते जाते थे, है ना। चलिए, सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का शासक था। तो मैंने आपको बताया था ना कि विजयनगर साम्राज्य में आपको क्या है, 4 वंश हुआ था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में आपको 4 वंश हुआ था। कौन, आपको बताया था, संगम वंश, सुलूब वंश, तुलुब वंश, अरिविडु वंश। ठीक है, संगम वंश, सालूब या सुलूब वंश, तुलुब वंश और अरिविडु वंश। तो इसी में से आपको बताना है कि जो सदाशिव राय थे वो किस वंश का शासक था। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ जल्दी से आप लोग, है ना। फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, ये तो हमने बता ही दिया था, है ना। तो वेट कर ले, चलो इसको आंसर का आप लोग के लिए पेंडिंग में है, तो इसका कमेंट करके आंसर दो। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते, लास्ट में देखते हैं इसका आंसर दे देंगे। पहले आप लोग का ऑप्शन तो दे दे, सारा का आंसर भी दे। चलो, महिला संत अंडाल किसकी उपासिका थी। तो आप जानते हैं कि भक्ति आंदोलन में 2 महिला संत थी, एक अंडाल, एक कराइकल। तो अंडाल जो थी आपको, कराइकल जो थी वो भगवान शिव की यानी कि शैव धर्म से संबंधित थे। और कराइकल जो थी, वो कराइकल आपको क्या था, कराइकल शिव से। और अंडाल जो थी वो विष्णु की उपासका थी, है ना। ये जिस तरह से मीरा कृष्ण के प्रति उनको पत्नी मानती थी, उसी तरह से अंडाल जो विष्णु को अपना पति मानती थी। तो वैष्णव धर्म से संबंधित थे। भक्ति आंदोलन में 2 जो ये महिला संत थी दक्षिण भारत से, इनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी था उस टाइम पीरियड में।
तो वैष्णव पढ़े है ना कि आपको शैव और वैष्णव संप्रदाय में विभाजन होता है बाद में भक्ति आंदोलन के टाइम पीरियड में। तो विष्णु की उपासिका थी अंडाल और कराइकल शिव की उपासिका, मीरा भी थी भक्ति संत थी, वो किसकी? कृष्ण भक्ति। ठीक है, चलिए आगे। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको काशी में। जानते ही है ना कि भक्ति, ये भी क्या भक्ति आंदोलन के संत थे। तो भक्ति आंदोलन में बार बार कहा तो आप लोग जानते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो आपको शंकराचार्य जी थे वो उन्होंने प्रारंभ किया था। फिर शंकराचार्य से दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे रामानंद, है ना। रामानंद जो है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेकर के आए थे। उन्हीं के 14 शिष्य थे, उसी 14 में से एक कबीर थे। रैदास जिसको रविदास भी कहते, पीपा और भी कई को बताए थे ना, उसमें से थे। तो यही सारी चीज़ थी। ठीक है, तो ये हो गया बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो खालसा पंथ की स्थापना सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह ने क्या करा था? खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? सिख धर्म के पहले और अंतिम गुरु थे। इसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को इन्होंने कहा कि अब हमारे बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब यही आपका गुरु होगा, इसी के दिशा निर्देश में आप लोग चलेंगे, काम करेंगे। तो ये रह गई ये सारी बात। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपको फिर यहाँ पे देख रहे, गुरु नानक देव जी बता दिए सिख धर्म के संस्थापक एवं पहले गुरु। गुरु अर्जन देव 5वें गुरु, जिनको क्या है? जहांगीर फांसी दे देता है, मतलब उनकी हत्या करवा देता है जहांगीर। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु, है ना। इनको क्या औरंगजेब सर्तन से जुदा करवा देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु तरीके चैतन्य महाप्रभु किसकी आराधना करते थे? तो ये कृष्ण भक्त थे। आप जो देखते हैं ना कि इस्कॉन टेम्पल में हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, ये जो मंत्र है उसकी रचना करने वाले भी यही चैतन्य महाप्रभु थे। तो ये क्या थे? कृष्ण भक्त थे। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा बताने की बात है नहीं, तो ठीक है, भक्ति उस टाइम पीरियड के थे। अच्छा, भक्ति आंदोलन में बता दिया कि दक्षिण भारत में हिंदू धर्म में जो पाखंड था, जो छुआछूत भेदभाव, हिंदू धर्म में सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया गया था 7वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी में। उसकी शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। दक्षिण भारत में आदि गुरु शंकराचार्य केरल के थे, है ना। तो उनका शुरुआत दक्षिण भारत में हुआ। फिर उसको क्या है, उत्तर भारत में रामानंद लाए थे। रामानंद के 14 गो शिष्य थे, कबीर, रैदास, पीपा, पन्ना और कौन सब थे? कबीर, रैदास, यानी कि रविदास बहुत पॉपुलर है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में भी फैला था। तो महाराष्ट्र में किन्होंने क्या करा था? इस आंदोलन को फैलाया था, प्रारंभ किया था? तो ज्ञानेश्वर, या इनको ज्ञान देव भी कहते हैं। तो महाराष्ट्र में इन्होंने, तुकाराम भी महाराष्ट्र में भक्ति संत थे, नामदेव भी संत थे, लेकिन प्रारंभ इन्होंने करवाया था महाराष्ट्र में, ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में। किसका? भक्ति आंदोलन का। रामदास यानी कि रविदास तो जानते ही हैं, संत ये भी थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक यानी कि उसका प्रारंभ करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, जिस तरह से हिंदू धर्म में सुधार के भक्ति आंदोलन चला, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में कट्टरता, पाखंड, इस सब को कम करने के लिए सूफी परंपरा चला, है ना। सूफी सिलसिला प्रारंभ हुआ था, सूफी संत आए थे। इसमें भक्ति संत, उसमें सूफी संत था। उसी में से कई गो सिलसिला चला, कादरी, चिश्ती, है ना। उसी में जो चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक थे शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ था? बहुत पॉपुलर जगह है ये, राजस्थान, अजमेर, है ना। अजमेर में देखते हैं प्रत्येक साल लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। अजमेर शरीफ जो है वहाँ इनकी दरगाह है। अच्छा, दिल्ली ऑप्शन है। तो निजामुद्दीन औलिया का नाम सुने होंगे, तो वही चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, इन्हीं के चेला थे। तो निजामुद्दीन औलिया, उनकी दरगाह दिल्ली में। तो इसमें लोग कन्फ्यूज, अगर यहीं पे ये पूछ दे कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो आप मार दीजिएगा अजमेर में। गलत हो जाएगा, क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने चिश्ती सिलसिला प्रारंभ किया, उनका है अजमेर में। निजामुद्दीन औलिया का अति जो है दरगाह, वो दिल्ली। दरगाह समझते ना, जहाँ पे कब्र समझ लीजिए, भक्ति संत को जहाँ दफना दिया जाता था उस पर गोला सा करके लाश की तरह हो, तो उस तरह से बना देना, वो क्या दरगाह हो जाता था, जहाँ पे लोग चादर चढ़ाते हैं। तो ये सब तो कन्फ्यूज नहीं होना दोनों में, ठीक है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 54। तहकीक हिंद, है ना।
तहकीक हिंद या किताबुल हिंद भी इसको कहा जाता था। इसके लेखक कौन थे, है ना? तो अभी मैंने उससे पहले भी आपको बताया था कौन थे, अल बरूनी। अभी जब किताब वाला ऊपर में डिस्कस किए तो उसमें बताए थे कि अल बरूनी कौन थे, तहकीक हिंद या उसी को किताबुल हिंद कहते, इसके लेखक थे। ये आपको क्या अरबी भाषा में आपको लिखा गया एक किताब था, ठीक है। इसमें भारत के समाज का पूरा डिटेल से वर्णन दिया गया है, जाति व्यवस्था, छुआछूत, धर्म, पाखंड, कर्मकांड, ये क्या सब था, ये सारे चीज़ों को इसमें डिटेल से बताया गया। तो अल बरूनी। अच्छा, इब्न बतूता, इसने भी एक किताब लिखा है, बताओ कौन, रेहला मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, इसने एक पुस्तक लिखा, उसका क्या नाम है, रेहला। अच्छा, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, इसने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखा, नाम बताओ जल्दी से, इंडिका, है ना, इंडिका। चलिए, किताब की बात हो रही तो अर्थशास्त्र किसने लिखा बताओ, इतिहास में भी बताया, पॉलिटिकल साइंस में भी बताया। अच्छा, विदेशी यात्री ट्रेवेनियर, है ना, विदेशी यात्री ट्रेवेनियर पेशे से क्या था, तो ये जौहरी था। जौहरी समझते हैं ना, जेम मर्चेंट, मतलब हीरे का व्यापारी था, हीरा कीमती पत्थरों का व्यापारी था जो ट्रेवेनियर था। फ्रांसीसी यात्री था, ये भारत की यात्रा पे 6 बार आया था। कौन, ये जो ट्रेवेनियर था, ये भारत की यात्रा पे क्या आया था, 6 बार आया था। ये जौहरी था, मतलब हीरे का व्यापारी था। इसके बारे में बस इतना ही जानना है, कुछ और नहीं जानना है। चलिए, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, अब ये बताया था ना मेगास्थनी, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, उसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। हारने के बाद अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है, और मेगास्थनी इसको क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के अपना एज आ राजदूत एम्बेसडर नियुक्त करता है। अभी भी देखते हैं ना, भारत का राजदूत प्रत्येक देश में है, प्रत्येक देश का हमारे देश में राजदूत है। तो ये था, यहीं पे रह करके इसने एक किताब लिखा था, क्या नाम था उसका, अभी बताए थे ना, तुम लोग बताओ कमेंट करके। अच्छा, फाहियान, ये भी बाहरी व्यक्ति थे। ये भारत में किसके टाइम में आया था, तो फाहियान आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। हुएनसांग जो है आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अल बरूनी जानते हैं आपको क्या है, किताबुल हिंद लिखे हुआ है, ये आपको ये किसके टाइम पीरियड में आया था, इसका शासक मुझे याद नहीं। हाँ, ये किताब लिखा किताबुल हिंद, ये तो बता दिया था। चलिए, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला बच्चा क्या, अच्छा, मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था, तो मार्को पोलो जो था, अच्छा ऑप्शन आने देते हैं, ये इटली का था, ठीक है। ये इटली के मार्को पोलो, क्वेश्चन देख लीजिए, मार्को पोलो किस देश का निवासी था, तो ये इटली का निवासी था। ये ऑप्शन ए, कहाँ गया भाई, ये मार्को पोलो जो था आपको कहाँ था, ये इटली के वेनिस शहर का निवासी था, है ना। ये आपको भारत समेत एशिया के बहुत सारे क्षेत्रों में भ्रमण करता है। जब मंगोल शासक कुबलई खां चीन पे कब्जा कर लिया रहता है, चीन पे अपनी राजधानी बनाया रहता है, तो उसके दरबार में भी मार्को पोलो जाता है, पूरे एशिया का भ्रमण करता है, घूमता है। कुबलई खां इसको अपना किसी एक प्रांत का गवर्नर भी नियुक्त कर देता है। 17 साल वो चीन में रहता है मार्को पोलो। तो यहाँ का शान शौकत, वैभव, ये सारे चीज़ का वर्णन अपने एक किताब में करता है, जिस किताब का क्या नाम है, मार्को पोलो की यात्राएं या यात्रा वृत्तांत। ट्रेवल्स इंग्लिश में कहते हैं, ट्रेवल्स, है ना, ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो के नाम से क्या है जाना जाता है, किसके, उसकी किताब को। इसी से प्रभावित होकर यूरोपियन सब, जो यूरोप के जो क्या बोलते हैं, पुर्तगाली थे, स्पेन के लोग थे, इंग्लैंड के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, भारत आते हैं व्यापार करने के लिए, लूटने के लिए, इसी के किताब पढ़ के। क्योंकि उस समय तक जिस समय एशिया भारत समृद्ध, काफ़ी समृद्ध था, उस समय ये लोग यूरोपियन लोग भूखा नंगा थे, है ना, ये लोग बाहरी लोगों पे ही डिपेंडेंट रहा करते थे। तो मार्को पोलो कहाँ का था, इटली के वेनिस शहर का था। तो इसमें कुछ बताना नहीं, बता दिया जो बताना था। अच्छा, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, है ना, किस भाषा में लिखा, तो अभी मैं बताया था क्या, अरबी भाषा में लिखा था। किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में। क्या है उसमें, उससे पहले डिटेल में मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 59, क्वेश्चन नंबर 15, इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, ये आयल था आपको मोहम्मद बिन तुगलक, जब भारत का राजा था, शासक था, सुल्तान था, उस समय इब्न बतूता भारत आयल था, मोरक्को का यात्री था ये। इसको क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, इसको दिल्ली का काजी
काजी मतलब जज होता है, जज नियुक्त कर देता है। आप कहानी सुने कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना, तो वही काजी नियुक्त कर देता है, इब्न बतूता। तो आप अभी मैं उसमें बताया था ना कि विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था, तो वही इब्न बतूता। ऑप्शन में ये नहीं था तो निकोलो कोंटी था, तो निकोलो कोंटी इसके बाद आया था, लेकिन पहला यूरोपियन वो था, तो इसलिए मैंने उसको मारा था आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो गुलाम तुल सल्तनत काल में आया था ये। अच्छा देखिए आ गया ना, जो टर्वेनियर, पूरा नाम इसका जीन बैप्टिस्ट टर्वेनियर है। भारत में कितनी बार आया था? 6 बार। किस चीज़ का व्यापारी था? किस चीज़ के लिए जाना था? हीरा का व्यापारी, है ना, जेम स्टोन, कीमती पत्थरों का व्यापारी था ये। ठीक है, 6 बार भारत की यात्रा पे आया था, बता दिया था मैंने पहले ही। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी? व्यपगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपनाया था, हड़प नीति। तो आप लोग सब जानते हैं कि डलहौजी की हड़प नीति पढ़ाए थे क्लास में, है ना, आप लोग पढ़े भी होंगे अदर बच्चे। ठीक है, तो डलहौजी की हड़प नीति ये प्रारंभ करता है। इसमें आप जानते हैं ना, इसी के तहत किसी राजा को अगर अपना पुत्र नहीं होता था तो वो किसी को अगर गोद लेता था तो उसकी मृत्यु के बाद उसको राजा नहीं बनने दिया जाता था, वो उसके राज को अपने में हड़प लेता था। इसके अलावा खुद अवध को कुशासन का आरोप लगा करके हड़प लेता है। मतलब ये डलहौजी बहुत सारे राज्य को हड़प लेता है। इसी के कारण सब में क्या होता है, बाद में जा करके 1857 की क्रांति होती है। तो आप लोग जानते हैं हड़प नीति, समझ में आ गया डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के बारे में जो बताना था तो मैंने बता ही दिया, इसमें कुछ है नहीं, देख ले तो कुछ और एक्स्ट्रा आपको बताना होगा तो बता देंगे। कितना टाइम हो गया वीडियो का? अच्छा 16 ही मिनट हुआ अभी, तो चलिए, तो ये हो गया डलहौजी। अच्छा ऑप्शन में विलियम बेंटिक है, इसके बारे में सती प्रथा का समाप्त किसने किया था भारत में? 1829 में। तो जब लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे भारत के। अच्छा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। तो इन्होंने 1829 में क्या किया था? सती प्रथा को समाप्त किया था। अच्छा, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस भारतीय समाज सुधारक ने आंदोलन किया था या विलियम बेंटिक से बात करा था, लोगों में जागरूकता फैलाया था? तो क्या नाम था उनका? राजा राम मोहन राय। उन्होंने 1828 में, है ना, 1828 में क्या करता है? ब्रह्म समाज की स्थापना करते। कौन? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते। उसका काम ही रहता है ब्रह्म समाज का कि हिंदू धर्म का जो कुरीतियाँ सब है उसका दूर करना, उसके लिए चर्चा करना, वाद विवाद करना, है ना, तो ये सारी चीज़। तो इसी पे ये दबाव डालते हैं विलियम बेंटिक में। तो जाकर के 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी कर दिया जाता है। सती प्रथा क्या था? आप लोग जानते हैं कि किसी महिला का पति अगर डेथ हो जाता था तो उसको भी उसके साथ जला दिया जाता था। ठीक है, वो अच्छा। वारेन हेस्टिंग जानते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। एक एक फैक्ट बता दे रहे हैं इन लोग के बारे में। अच्छा, वेलेस्ली के बारे में ऐसा कुछ अभी जानना नहीं है। ठीक है, जब आएगा तो चर्चा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये कहाँ गया? अच्छा, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं या जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इसकी प्रारंभ कब किया गया या कि इसे कब लागू किया गया? तो आप सब जानते हैं कि कर्नावालिस कोड 1793 में बना। उसी टाइम में 1793 में ही लॉर्ड कर्नावालिस जब वो शासक था बंगाल का, उस टाइम में ये क्या करता है, आपको बंगाल में और बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त लागू कर देता है, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते थे। इसके तहत क्या था? क्षेत्र बांट दिया गया कि ये मान के चलिए बंगाल इतना क्षेत्र किसी जमींदार को दे दिया, इस क्षेत्र में रहने वाले सारे ज़मीन उसको दे दिया। सारे किसान से बोला तुम जितना टैक्स लेना लो, जैसे खेती करवा लो। इसमें से 1/11 हिस्सा जमींदार को बोला तुमको देंगे, 10/11 हिस्सा कौन लगी? कंपनी सरकार लगी। तो जमींदार सब खूब किसानों का शोषण किया खूब, क्योंकि उसको भी हिस्सा मिल रहा था, परसेंटेज मिल रहा था। अलग बात है कम मिल रहा था, लेकिन जितना ज़्यादा टैक्स वसूलेगा उतना ज़्यादा परसेंटेज इसका बढ़ेगा। ये सब थी। तो जमींदारी जितना ज़्यादा शोषण अंग्रेज नहीं किया भारतीयों का, किसानों का, उससे कई ज़्यादा गुना शोषण आपको भारतीय जमींदार करता है किसानों का, लालच के चक्कर में, और भी कई सारे चक्कर रहता है। तो ये तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया था? 1793 में। आप जानते 3 प्रकार का जमींदारी मतलब राजस्व वसूली अंग्रेज सब लाए थे। एक जमींदारी व्यवस्था जिसको अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। एक क्या था आपको? महालवारी व्यवस्था। इसमें क्या था? महालवारी में गांव टैक्स देता था, कोई एक व्यक्ति नहीं, मतलब पूरे गांव का टैक्स एक जगह जमा होता था जिसको मुखिया के पास, और वहाँ से टैक्स लिया जाता था। एक था रैयतवारी व्यवस्था, जिसमें गाँव नहीं, कोई जमींदार नहीं,
प्रत्येक किसान से टैक्स लिया जाता। तो ये व्यवस्था थोड़ा सा ठीक था, है ना। उसमें भी कई तरह के प्रावधान थे, तो अभी तो उतना डिटेल में डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे, तो कभी चलेंगे चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन मैंने बता दिया, इसमें कैसे क्या था समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दामिन ई को क्या था, दामिन ई को क्या था, तो ये क्या था, एक भूभाग था, जमीन का टुकड़ा। दामिन ई को क्या था, ये भूभाग था जो संथालों को दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों द्वारा संथालों को दी गई भूमि को क्या कहा गया था, दामिन को। तो अंग्रेज इतना दयालु नहीं था कि वो जैसी दे दिया, उन लोगों को उस क्षेत्र में बसाया और अन्य आदिवासियों से लड़ करके जंगल से वो साफ करवाने के लिए, ताकि वहाँ का जो संसाधनों का, जो झारखंड वाला इलाका है ना, छोटा नागपुर का पठार, उस रीजन का कुछ क्षेत्र संथाल आदिवासियों को दे देता है ना, कुछ शर्तों के साथ। फिर बाद में उसमें इंटरफेरेंस करता, तो फिर बाद में संथाल विद्रोह होता है 1855-56 में। मैंने डिटेल से बताया था क्लास में, अभी संथाल विद्रोह आएगा तो बड़ चर्चा करेंगे। तो संथालों को दी गई भूमि को क्या कहा गया था, अंग्रेजों के द्वारा संथालों को दी गई भूमि को दामिन ई को कहा गया। इस क्षेत्र में जब फिर अंग्रेज ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगते हैं, तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में, 1855-56 में क्या होता है, एक बड़ा विद्रोह होता है छोटा नागपुर पठार वाला, झारखंड वाला रीजन है ना, बिहार का भागलपुर वाला रीजन, झारखंड का छोटा नागपुर वाला रीजन, उस क्षेत्र में बड़ा भयानक विद्रोह होता है, जिसे संथाल विद्रोह कहते हैं। तो एक चीज़ से हम लोगों ने कई चीज़ समझ लिया, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। तो दक्कन दंगा आयोग आपको क्या पहले होता कब है, दक्कन दंगा 1875 में होता है। जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है उसको दक्कन वाला क्षेत्र उधर होता है आपको। ये क्या था, यहाँ के जो महाजन थे, जो बैंकर सब थे, वो किसानों को टैक्स, मतलब आप फिल्म से भी नहीं देखते थे कि कुछ पैसा दिया उसके बदले ज़मीन ले लेता था, कई गुना ज़्यादा टैक्स सूद लेता था। तो यहाँ के जो किसान थे उसको, जो यहाँ के महाजन सब थे, वो बड़े पैमाने पे 500 गुना परसेंटेज टैक्स ब्याज पे इन लोगों का ज़मीन, इनको ऋण देते थे, ज़बरदस्ती बहला फुसला करके या बरगला करके, क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं थे, और फिर बदले में उनसे उनकी ज़मीन लिखवा लेते थे, मारपीट करते थे। तो कब तक बर्दाश्त करेगा। तो दक्कन दंगा क्या, आपको 1875 में दक्कन में एक दंगा हो जाता है। दंगा मतलब भयानक, जमींदारों के खिलाफ किसान भड़क जाते हैं, जो वो सूद को राजा क्या बोलते महाजन, उसके खिलाफ हो जाते हैं, मार काट खूब होता है। तो उस दंगा की जांच के लिए 1878 में क्या होता है, दक्कन दंगा आयोग बनता है ना। दक्कन दंगा आयोग बनता है, लेकिन दक्कन दंगा कब होता है, 1875 में। दक्कन दंगा आयोग कब बनता है, 1878 में। तो बताइए, इसमें 1878 है ऑप्शन में नहीं है, डी है, लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हाँ, कन्फ्यूज नहीं होना, दक्कन दंगा कब होता है, 1875 में। दक्कन दंगा आयोग कब बनता है, 1878 में। फिर दक्कन दंगा आयोग आपको 1879 में अपनी रिपोर्ट देता है, जिसमें कृषि राहत अधिनियम पारित किया जाता है। इसके तहत 1878 में रिपोर्ट भी दे देता है। ऑप्शन में क्या था, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। 1875 में दक्कन दंगा होता है। 1877 में 2 साल बाद क्या होता है, दक्कन दंगा आयोग का गठन किया जाता है। 1878 में क्या है, ये आयोग अपना रिपोर्ट देता है। दक्कन दंगा आयोग क्या है, अपना रिपोर्ट देता है, और इसी रिपोर्ट के आधार पे 1879 में आपको एक एक्ट पारित किया जाता है, कृषक राहत अधिनियम। इसके तहत किसानों को कई सारी सुविधाएं दी जाती है, उनका लोन माफ़ कर दिया जाता है। इसके अलावा उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। महाजनों ने जो ज़मीन उनकी छीन ली जाती है, वो ज़मीन वापस कर दी जाती है, और भी कई सारी सुविधा दी जाती है, ठीक है। तो ये रहा बात। अच्छा, आपको हम जब पढ़ा रहे होंगे तो आपको बताए थे 1875 के बारे में एक और चीज़, आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना बताते हैं 1828 में हुआ था। कौन किया था आपको, राजा राम मोहन राय ने। 1875 में बम्बई में ही क्या होता है आपको, आर्य समाज की स्थापना होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं, है ना, वो नारा देते हैं, वेदों की ओर लौटो। तो 1875 में आपको दक्कन दंगा आयोग जब भी याद करेंगे तो आप इसको भी याद कर लेंगे कि क्या याद कर लेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या करते हैं, आर्य समाज की स्थापना करते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ही देते हैं, ठीक है। अब 1885 ऑप्शन में, 1885 ऑप्शन में उससे कुछ याद आया आपको, बड़ा भयंकर चीज़ क्या,
कांग्रेस पार्टी की स्थापना। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में होती है। कौन करते हैं? A.O. ह्यूम, है ना। तो कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। चलिए आगे। फ्रांसिस बुकानन के विवरण से किस जनजाति का पता चलता है? तो वही जो संथाल वाला क्षेत्र है, छोटा नागपुर के पठार वाला जो रीजन है, उसमें जो है फ्रांसिस बुकानन क्या करता है? फ्रांस का था ये, यात्रा करता है, घूमता फिरता है, संथाल आदिवासियों उन सब का विवरण लिखता है। तो संथाल के बारे में फ्रांसिस बुकानन आपको अपनी किताब में लिखता है। तो इसमें कुछ और बताना तो नहीं रहा, ठीक है। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली का आपको डॉक्टर भी रहता है फ्रांसिस बुकानन, ये आपको घुमक्कर बहुत अलग अलग है। अच्छा, मैंने तभी बता दिया था। कार्नावालिस कोड, कार्नावालिस कोड कब लागू होता है? 1793 में। इसी के तहत भारत में जो पुलिस व्यवस्था है, दरोगा सिस्टम है, जो IAS IPS वाला सिस्टम है, तो यही कार्नावालिस ही शुरू किया था। कार्नावालिस कोड के तहत पूरे प्रशासनिक ढांचा को इसने बदल दिया था, ठीक है। तो दरोगा में भारतीय दरोगा व्यवस्था का जनक भी इसको कहा जाता है। पुलिस प्रशासन व्यवस्था का जनक भी कार्नावालिस को कहा जाता है। इसी कार्नावालिस कोड के तहत लाया गया था। और 1793 में एक और चीज़ क्या हुआ था बताओ तो? अभी बताए थे ना, क्या? जमींदारी व्यवस्था लागू किया गया था इसी के टाइम पीरियड में, ठीक है। 1805 ऑप्शन में था, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं, लेकिन आप 1905 जोड़ लीजिए। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, ठीक है। चलिए, और ऑप्शन तो कुछ और इसमें बताने लायक है। चलिए आते हैं। संथाल विद्रोह, देखिए मैं अभी बोला था संथाल विद्रोह। 1857 की क्रांति याद है ना? 57, इसमें से -1 कर दो तो 56, 100 से 57, 100 से संथा, तो 1 साल कम, तो 55 से लेकर के 56 तक, 1855 से 56 तक क्या चला था? संथाल विद्रोह हुआ था। इसका नेता कौन था? सिद्धू कानू। क्यों हुआ था? वही जो दामिनी को भूमि जो थी इनको दी गए थे, उसमें हस्तक्षेप अंग्रेजों के द्वारा इनका शोषण अत्याचार इसके खिलाफ हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत? चले आगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन। अच्छा, ऑप्शन में 1831-32 है। देखिए 1832 है ऑप्शन में। 1831-32 में आपको कोल विद्रोह होता है। कोल विद्रोह, इस कोल विद्रोह का नेता आपको बुद्धो भगत था, ठीक है। ये भी आदिवासी विद्रोह ही एक था। तो इसमें ये एक चीज़ अच्छा ये गया, बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? आपको किस विद्रोह का? कोल विद्रोह का। कोल विद्रोह कब हुआ था? आपको 1831-32 के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें इतना समझना है। और कुछ आप लोग को पूछना है तो बताओ, है ना। दिल्ली से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से देखिए 1857 की क्रांति में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग राजा महाराजा, है ना, जमींदार, इन सब ने किया था नेतृत्व। पहले शुरुआत तो सेना ने किया था, आप लोग जानते हैं पूरा, है ना। 1800 कौन थे? 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे, है ना। उन्होंने प्रारंभ किया था। उनको फिर फांसी दे दी जाती है। तो फिर 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिकों ने क्या करता इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नेता थे। तो दिल्ली से और पूरे राष्ट्रीय लेवल पे नेता कौन था 1857 की क्रांति का? तो उस समय का जो अंतिम मुगल बादशाह थे, उस समय जो थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, दिल्ली से या भारत 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और ये भी पूछे कि राष्ट्रीय स्तर का नेता कौन थे? तो यही थे, क्योंकि मुगल बादशाह यही थे, पूरे मुगल भारत में इन्हीं का राज था। अलग बात है अंग्रेज हड़प लिया था, छप लिया था, वो भी अलग बात है कि इनसे पहले किसी और का था, है ना। नाना साहब कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? ये कानपुर पर है ना। कानपुर से नाना साहब क्या करते हैं? विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। लियाकत अली चोट्टा तो पाकिस्तान का पहला PM था, ये कहाँ से आ जाएगा? रमजान ई चोट्टा सब कहाँ से आ जाएगा ये? अच्छा, अब यहीं पर चर्चा आ रहा है तो और आ जाते हैं बिहार में पटना, पौ से पटना, पौ से पीर अली क्या करते हैं? बिहार में पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आगे आते हैं, है ना। पटना से बिहार में एक बड़े खूब 80 साल के एज में जो लड़े थे वीर कुंवर सिंह, वो जगदीशपुर आरा से क्या करते हैं? 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। झांसी से कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अवध से कौन? अवध की जो बेगम, अवध की नवाब वाजिद अली शाह को हड़प लेता है, उनका जो राज था उस पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लेता है। तो उनकी पत्नी, उसको जेल कर देता है। तो उनकी पत्नी बेगम हजरत महल, उन्होंने अवध से किया था किसका? 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो देखिए कई को क्वेश्चन पूछा एक, मैंने कई बता दिया, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको रहेंगे ही एग्जाम में, ठीक है। इसको देखिए ढंग से। देखिए आ गया क्वेश्चन
कि पीर अली ने 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ की संभाला था। अब ये पी से पौ से पीर अली, पौ से पटना। अवध में बेगम हजरत महल, जगदीशपुर आरा में कौन, वीर कुंवर सिंह, कानपुर में नाना साहब। ठीक है, चलिए अभी लंबा बता ही दिए तो ज़्यादा नहीं। अच्छा, बहादुर शाह जफर राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, अंतिम मुगल बादशाह थे। ये इनको फिर बाद में 1857 की क्रांति को तो अंग्रेज से दबा ना देता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, बहादुर शाह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दे देता है, तो भारत से बाहर जो उस समय बर्मा था, जिसको अभी म्यांमार के नाम से जाना था, बर्मा में रंगून नाम का जगह था। ठीक है, उसको यंगून भी कहते थे। वहीं इनको क्या भेज दिया जाता है, जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में, तो रंगून में बहादुर शाह जफर को भेज दिया जाता है, जो कि बर्मा में है। ठीक है, इनको गिरफ्तार करके कितना मिनट के वीडियो, अच्छा आधा घंटा हो गया। तो 71 क्वेश्चन हम लोगों ने तक डिस्कस कर लिया। अब जो बच गया 30 क्वेश्चन, उसको हम लोग अगले वीडियो में लगता है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आगे इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, है ना, फिर हम लोग इस पर चीज़ें की आगे चर्चा करेंगे। हालांकि मैं वीडियो तो अभी ही रिकॉर्ड करूँगा सारा, अभी 2-3 हो गया, तो 1-2 को देखते हैं, जितना टाइम लगे करेंगे, क्योंकि रात दिन को हल्ला होता रहता है, मेरे पास समय भी नहीं रहता। अभी मौका मिला, इसको कर लेते हैं, डाटा तो तैयार है पहले से। तो आप लोग इसको सुनिए ढंग से, एग्जाम से पहले काम आएगा। फिर जा करके घर पे प्रैक्टिस कीजिए OMR शीट पे, है ना। ऑब्जेक्टिव सब पूछा गया, बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सबको ध्यान से पढ़िए, समझिए, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, और उसको लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए, और अपने आपके जो दोस्त है, साथी है, उसको अपना वीडियो ये बता दीजिए, है ना, ताकि उन लोग को भी सहायता हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।